सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा, देर न कर तू जल्दी आजा, देर न कर तू जल्दी आजा, आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा। परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, क्योंकि ये दुनिया बहुत पुरानी हो गई है। क्या सारी दुनिया में परिवर्तन आना है? और परिवर्तन के लिए पुरानी चीज़ों का विनाश आवश्यक है। विनाश का अर्थ है सत्य को महसूस करना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, अर्थात ज्ञानोदय या ज्ञान का उदय। पुरानी मानव सभ्यता का अंत, नई मानव सभ्यता का उदय। युद्ध, रोग, महामारी, प्रकृति में परिवर्तन, पर्यावरण में परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, नया पृथ्वी और नया समुद्र का बनना। हर सुबह एक ही जैसी होती है, पर हर रोज हालात बदतर होते दिखते हैं। मजहबों में टकराव, मौसम में बदलाव। लगता है जैसे क़यामत का दिन आ ही गया है। ऐसे ये सब कोई चीज़ नहीं है। मैं बहुत वर्षों से दुनिया के अंत की भविष्यवाणी करता आ रहा हूँ। बहुत से भविष्यवक्ता दुनिया के अंत के दिन की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। क्या एक दिन क़यामत सचमुच आएगी? आज मैं आपको इस सत्य के बारे में बताऊंगा कि सभी धर्मों में क़यामत के दिन के बारे में क्यों भविष्यवाणी की गई। क़यामत का अर्थ है सत्य को महसूस करना और ज्ञान का उदय होना। दुनिया का अंत नहीं, बल्कि पुरानी सभ्यता का अंत और नई सभ्यता का सृजन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, अर्थात ज्ञानोदय या ज्ञान का उदय, अर्थात अंधकार के साम्राज्य का अंत और ज्ञान का उदय, यानी कि सत्य को महसूस करना। इसीलिए सब चीज़ों में परिवर्तन होगा, जिसके कारण लोग सत्य को महसूस करेंगे। जैसे जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण परिवर्तन, जगह जगह आग लगना, अत्यधिक वर्षा, बाढ़, तूफान का आना, पृथ्वी का तापक्रम बढ़ जाना, महामारी फैलना, मृत्यु दर का बढ़ना, लोगों का खान पान बदल जाना, लोगों का सोच विचार बदल जाना, लोगों का रहन सहन बदल जाना। कहीं महामारी फैलेगी तो कहीं आतंकवादी हमला होगा, जगह जगह भूकंप आएगा तो कहीं ज्वालामुखी फटेगी, कहीं गृह युद्ध छिड़ेगा तो कहीं धर्म और मजहब को लेकर लड़ाई छिड़ेगी। लोग पीड़ाओं से कराह उठेंगे। पीड़ाओं से उबरने के लिए लोग ईश्वर को पुकारना शुरू करेंगे। जब लोग महाकठिन दौर से गुजरेंगे तब लोगों के अंदर ज्ञान का उदय होगा। लोग सत्य को महसूस कर सकेंगे।
तब अंधकार की सत्ता का अंत हो जाएगा और लोगों के अंदर ज्ञान का प्रकाश फैल जाएगा। तब जिस वातावरण का सृजन होगा उसको कहेंगे सतयुग की शुरुआत। तो बिना दुख झेले लोगों के अंदर ज्ञान का उदय नहीं होगा। बिना असहनीय पीड़ा का ज्ञान का उदय नहीं होगा। जैसे बिना प्रसव पीड़ा का माँ बच्चा को जन्म नहीं देती है, ठीक उसी प्रकार बिना असहनीय पीड़ा को भोगे लोगों में न तो ज्ञान का उदय होगा और न लोग सत्य को महसूस करेंगे। इसीलिए असहनीय पीड़ा होने के बाद ही सतयुग का जन्म होगा। इसी को कहते हैं महापरिवर्तन। मैं ईश्वर पुत्र आदि श्री अरुण आपसे सच कहता हूँ कि सतयुग आने से पहले बड़े बड़े युद्ध होंगे, परमाणु युद्ध होंगे, जगह जगह अकाल पड़ेगी, कहीं अत्यधिक बाढ़ आएगी तो कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं अत्यधिक वर्षा होगी तो कहीं वर्षा होगी ही नहीं। धरती का तापक्रम बहुत बढ़ जाएगा, धरती पर हीट वेव चलेगी, जलवायु परिवर्तन होगा, पर्यावरण परिवर्तन होगा, नए समुद्र बनेंगे, नई पृथ्वी बनेगी। हे मनुष्य, तो अब आप देखिए समाचार और सुनिए लोगों की पीड़ाओं को। फिर अब सोचिए कि क्या क़यामत का दिन आ गया है? क्या अब मानव जाति की पुरानी सभ्यता का अंत होने का समय आ पहुंचा है? क्या अब अंधकार की सत्ता का अंत होगा? क्या आपको अपने में परिवर्तन कर लेना चाहिए? क्या अब आपके अंदर ज्ञान पाने की लालसा जगनी चाहिए? अगले 90 दिन में परमाणु युद्ध का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की बहुत बड़ी चेतावनी, वर्ल्ड वॉर से होगी 1.5 करोड़ लोगों की मौत। ब्रेकिंग राहुल, फुल फ्रेम ब्रेकिंग दिखाइए। सर्बिया में तेल, खाने पीने के सामान का स्टोरेज शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये नेटो कंट्रीज का जिक्र हो रहा है। ये देखिए जरा, अगले 90 दिनों में शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये बहुत बड़ी खबर है। लेकिन पुतिन चाहते हैं कि अकेला विश्व युद्ध में रूस बनाम रेस्ट क्यों बने, बल्कि रूस के भी जो अलायंस कंट्री हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करें। और इसीलिए उन्होंने पहले चीन को अपने साथ जोड़ा, फिर बेलारूस को, अब वो नॉर्थ कोरिया, वियतनाम, एक अलायंस उसके लिए भी तैयार करें। अब देखिए दोनों पक्ष ने तैयारी तो कर रखी है, लेकिन अभी हम लगातार ब्रेडली को दिखा रहे हैं। इन ब्रेडली का क्या हाल हुआ था अभी काउंटर ऑफेंसिव में यूक्रेन में ऑन ग्राउंड, वो हम सब ने देखा। असल बात यह है कि इस युद्ध में जिस सीमा तक जा सकती है उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। फिर 1.5 करोड़ का फिगर तो बहुत छोटा है। दूसरे विश्व युद्ध में केवल 2.5 करोड़ तो सोवियत संघ के लोग मार गए थे। आप जो बता रहे मनीष अलार्मिंग है राहुल। इसका अपर गोप्रो दिखाइए और जो पहले वाली ब्रेकिंग है उसको बगल में दिखाइएगा। सीधे आइए राहुल जरा। सितंबर में वर्ल्ड वॉर का ऐलान, इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर के बेहद करीब है। वुसिक ने कहा, बगल में पोलैंड वाली खबर दिखाइएगा। अगले 3 से 4 महीने में शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर। वुसिक ने कहा 1.5 करोड़ लोगों से ज्यादा लोगों की हो सकती है मौत। पुतिन की न्यूक्लियर वार्निंग को कम आंकने वाले धोखे में ये सर्बिया में खाने पीने के सामान, दवाइयां, तेल की स्टोरेज शुरू कर दी गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। डाई वेलवोश एक्सप्रेस के हवाले से खबर है। मेरे प्रोनाउंसिएशन को माफ करेगा, लेकिन इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, समंदर में नेटो को रूस की न्यूक्लियर वार्निंग। ब्रेकिंग और शॉट राहुल सीधे। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन में दागी मिसाइलें। ये देखिए शॉट्स। थोड़ी देर पहले मुझे सुमित ने शॉट दिए, ये देखिए जरा। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन में मिसाइलें दागी। बैरेंट सी में रूस का कॉम्बैट मिसाइल लॉन्च कर दिया गया। ये देखिए जरा। वॉर ड्रिल के दौरान कैलिबर और ग्रेनेड मिसाइल लॉन्च की गई है। जरा, ये नेटो देश फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे के नजदीक रूस की मिसाइल ड्रिल चल रही है। वेरी वेल मेड ग्राफिक्स। ये देखिए, बैरेंट सी में रूस की 2 न्यूक्लियर सबमरीन ने मिसाइलें दागी हैं। ओराल और सेवरोविंस्क सबमरीन के मिसाइल लॉन्च की गई है। कैलिबर और ग्रेनेड क्रूज मिसाइलों से करीब 170 किलोमीटर दूर टारगेट हिट किया गया। एक और बड़ी खबर राहुल, सीधे ब्रेक करिए। फ्लोर ब्रेकिंग, न्यूक्लियर जंग की तैयारी तेज कर सकता है अमेरिका। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिका को करना चाहिए परमाणु परीक्षण। प्लूटोनियम और यूरेनियम प्रोडक्शन बढ़ाए अमेरिका राहुल। यहीं से जो 3 ब्रेकिंग 3 शॉट है उसको तैयार रखेगा अमेरिका के पूर्व से रॉबर्ट ओब्रायन का दावा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जानकारी हमारे पास है लेबनान से जंग, इजराइल का प्लान फाइनल। ब्रेकिंग और शॉट्स, इजराइल को हिजबुल्लाह की सबसे बड़ी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा।
10 मिनट में नॉर्थ इजराइल की तबाही का दावा, ब्रेकिंग और शॉट। हिजबुल्लाह के टारगेट पर आईडीएफ के बेस, बड़ी खबर। हिजबुल्लाह के टारगेट पर हाइफा पोर्ट, 10 मिनट का ड्रोन वीडियो जारी करके किया दावा। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, 10 मिनट का ड्रोन वीडियो जारी करके दावा कर दिया गया है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, लोकेशन जरूर मेंशन करें। हैरान करने वाली 90 दिन में शुरू हो सकता है वर्ल्ड वॉर, इस वक्त की बड़ी खबर। अगले 90 दिन में परमाणु युद्ध का खतरा, इस वक्त की बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा। और सर्बिया के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक की बहुत बड़ी चेतावनी, वर्ल्ड वॉर से होगी 1.5 करोड़ लोगों की मौत। ब्रेकिंग राहुल, फुल फ्रेम ब्रेकिंग दिखाइए। सर्बिया में तेल, खाने पीने के सामान का स्टोरेज शुरू हो चुका है। जापान में डराने वाली बात यह है कि जापान में फैल रही इस बीमारी की तुलना 4 साल पहले पूरी दुनिया में कोहराम मचाने वाली महामारी कोरोना से किया जा रहा है। कोरोना के बाद इस नई जानलेवा बीमारी ने दुनिया को टेंशन दे दी है। जापान में फैल रही इस बीमारी को कई एक्सपर्ट कोरोना से भी खतरनाक बता रहे हैं। स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम यानी STSS नाम की ये बीमारी बेहद खतरनाक है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एक बार ये बैक्टीरिया शरीर में घुसता है तो अंदर ही अंदर इंसान के शरीर के मांस को खाने लगता है। ये बीमारी उन लोगों के लिए और भी खतरनाक है जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है। बच्चों और बुजुर्गों से जुड़े कुछ मामलों में तो बीमारी 48 घंटे के अंदर उनकी जान ले सकती है। जापान में अब तक करीब 1000 मरीज इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। हालात को काबू करने के लिए वहां इस बीमारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जा रहा है। जापान में फैली बीमारी की वजह से पूरी दुनिया को एक बार फिर कोरोना जैसी महामारी का डर सताने लगा है। क्या दुनिया एक और कोरोना वायरस जैसी महामारी के लिए तैयार है? क्योंकि इस बार चीन नहीं, जापान से बहुत ही डराने वाली खबर है। जापान का एक बैक्टीरिया इस वक्त पूरी दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। ये इंसान को 48 घंटे के अंदर मार डालता है। ये इंसान के जिस्म में पलता है। ये इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। इसीलिए इसे मांस खाने वाला बैक्टीरिया कहा जाता है। ये बैक्टीरिया अगर 3 लोगों को हुआ तो समझ लीजिए उनमें से एक इंसान को ये जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, जो जीने का दूसरा मौका नहीं देता। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चीन से फैला और अब जापान से ऐसा बैक्टीरिया फैल चुका है जो कोरोना वायरस से भी ज्यादा जानलेवा बताया जा रहा है। ये बैक्टीरिया शरीर में सूजन पैदा करता है और फिर इंसान को मरने के लिए छोड़ देता है। जापान में फैल चुका है मांस खाने वाला बैक्टीरिया। जापान में इस बीमारी का नाम दिया गया है STSS यानी स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। इस बैक्टीरिया से 48 घंटे के अंदर मौत हो जाती है। अब तक जापान में इस बैक्टीरिया के करीब 1000 केस मिल चुके हैं, जो वाकई बहुत फिक्र करने वाली बात है। जापान के अलावा ये बैक्टीरिया यूरोप के 5 देशों तक फैल चुका है। इनमें ब्रिटेन, फ्रांस, आयरलैंड, हॉलैंड और स्वीडन शामिल है। यहाँ इस बैक्टीरिया ने सबसे ज्यादा बच्चों पर अटैक किया है। एक विशाल आइसबर्ग यानी हिमखंड सफर पर निकल चुका है। इसे A23A के नाम से जाना जाता है। ये कोई मामूली हिमखंड नहीं, बल्कि दुनिया का सबसे विशाल हिमखंड है। ये लगभग 35 साल पहले अंटार्कटिका से टूटकर अलग हो गया था और तैरते तैरते दक्षिणी समुद्र में जाकर अटक गया। लेकिन 2020 में ये फिर से सफर पर निकल पड़ा है। 1 खरब टन की जमी हुई बर्फ का ये विशाल आइसबर्ग समुद्र में आगे बढ़ रहा है। दुनिया इस समय उस संकट से घिरी है जिसमें एक तरफ मानव जनित महामारी से हड़कंप है तो दूसरी तरफ पारंपरिक युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि संकट सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस संकट को कुदरत ने और ज्यादा बढ़ा दिया है। अंटार्कटिका में अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर समंदर में गिर गया है, जो न सिर्फ अचानक दुनिया के समुद्रों के जल स्तर में बढ़ोतरी कर सकता है, बल्कि जीवों के लिए भी बड़ा खतरा बन सकता है। आखिर कैसे, वो इस रिपोर्ट में देखिए।
दुनिया पर संकट मंडरा रहा है। न सिर्फ महामारी कहर बरपा रही, बल्कि जलवायु परिवर्तन के कारण वो वक्त करीब आता जा रहा है जब एक समय पृथ्वी पानी में समा जाएगी। जीवों पर संकट का ये खतरा कोई कल्पना नहीं, बल्कि हकीकत है, जिसका सबसे बड़ा साक्षात्कार कुदरत ने खुद करा दिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिन ग्लेशियर के पिघलने और टूटने की खबरों से भविष्य की भयावहता की कल्पना की जाती, वो अंटार्कटिका में सच साबित होता जा रहा है। बर्फ की खान कही जाने वाले अंटार्कटिका में बर्फ का एक विशाल पहाड़ टूटकर अलग हो गया है और ये हिमखंड इतना बड़ा है जितना अतीत में कभी नहीं देखा गया। यानी दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटकर समंदर का जलस्तर बढ़ाने को बेताब है। अब इस बर्फ के पहाड़ के टूटने की गंभीरता को समझिए। अंटार्कटिका से टूटे हिमखंड का आकार 4320 किलोमीटर है, लंबाई 117 किलोमीटर और चौड़ाई करीब 25 किलोमीटर है। टूटे विशालकाय हिमखंड को A76 नाम दिया गया है। वहीं इसकी तस्वीर यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने सैटेलाइट के जरिए हासिल भी कर ली, जिसमें देखा जा सकता है कि अंटार्कटिका के पश्चिमी हिस्से में स्थित रेनो आइस शेल्फ से ये महाकाय बर्फ का टुकड़ा टूटा है, जो अब जलवायु परिवर्तन को लेकर दुनिया में दहशत का माहौल बनाने को तैयार है। लेकिन ऐसा क्यों? इससे पहले भी कई हिमखंड टूटे हैं, लेकिन उनसे दुनिया में हड़कंप नहीं मचा। फिर इस हिमखंड से दहशत क्यों? दरअसल नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर ने घटना पर अलर्ट दिया है। अंटार्कटिका दूसरे हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्म हो रहा है। हिमखंड से अप्रत्यक्ष रूप से समंदर का जलस्तर बढ़ सकता है। पूरी बर्फ पिघलने पर विश्व के समंदर का स्तर 200 फीट बढ़ जाएगा, यानी दुनिया पानी में समाने की कगार पर पहुंच जाएगी। हालांकि वैज्ञानिक कुछ रिसर्च के जरिए फिलहाल आगाह करते हुए राहत देने की कोशिश कर रहे हैं। दावा है कि A76 हिमखंड जलवायु परिवर्तन की वजह से नहीं टूटा, बल्कि इसके टूटने का कारण प्राकृतिक है। ये अपनी अवधि पूरी करने के बाद अलग हुआ है। हालांकि हिमखंडों के टूटने की गति पर नजर रखना भी जरूरी है और अभी दूसरे हिमखंड टूटने की भी आशंका बनी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि वहां एक बहुत बड़े ग्लेशियर में समंदर का गर्म पानी घुस गया है और अब वो ग्लेशियर जिस स्पीड से पिघल रहा है उस हिसाब से वो पूरी दुनिया को ले डूबेगा। वैज्ञानिकों को डर है कि उस ग्लेशियर के पिघलने से समुद्र का जलस्तर 11 फीट से भी ज्यादा बढ़ सकता है। 11 फीट। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अब तक समंदर में पानी बढ़ने की बात इंचों में हो रही थी, लेकिन अब मामला फीट में जा पहुंचा है। ये दावा बहुत डरावना है। अगर ऐसा हुआ तो इंसानों का वजूद ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि 11 फीट बहुत ज्यादा ऊंचाई होती है। इंसान की हाइट ही इतनी नहीं होती और मकानों की सीलिंग भी अमूमन 10 फीट ऊंची ही बनाई जाती है। ऐसे में अगर समंदर का पानी ही 11 फीट तक बढ़ गया तो उसके आसपास बसे इलाके तो जल समाधि ले लेंगे। मतलब इंसानों का भी वही हश्र होगा जो सदियों पहले डायनासोरों को हुआ था, लेकिन इंसान डूबकर खत्म होगा। अमेरिका और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने अंटार्कटिका के जिस ग्लेशियर पर स्टडी करके ये रिपोर्ट पेश की है वो कोई मामूली ग्लेशियर नहीं है। उसे डूम्सडे ग्लेशियर कहा जाता है, यानी कयामत लाने वाला ग्लेशियर, क्योंकि अगर ये ग्लेशियर पिघला तो ये दुनिया भी नहीं बचेगी। कयामत लाने वाला ये ग्लेशियर साइज में आंध्र प्रदेश से भी बड़ा है। अब अगर इतना बड़ा ग्लेशियर पिघलेगा तो उसका पानी तो तबाही लाएगा ही। वैज्ञानिकों ने पाया कि समंदर का तेजी से गर्म हो रहा पानी इस ग्लेशियर के कई वीक स्पॉट में घुस चुका है। इस वजह से ये ग्लेशियर खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। जिसका मतलब एक ही है कि दुनिया के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, क्योंकि अनुमान यह है कि कयामत लाने वाले इस ग्लेशियर के पिघलने पर दुनिया भर के समंदरों में 1.6 फीट तक पानी बढ़ सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरे की बात यह है कि ये ग्लेशियर अकेला खत्म नहीं होगा, बल्कि वो अपने साथ दूसरे ग्लेशियरों में भी उथल पुथल मचा देगा और उन ग्लेशियरों से निकला पानी समंदर का लेवल 1.6 फीट के बाद 9.8 फीट और बढ़ा देगा। मतलब समंदर में 11 फीट से भी ज्यादा पानी बढ़ जाएगा और उसके आसपास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। यानी इस बार डरना वाकई जरूरी है। इस तरह का डरावना दावा सिर्फ इसी रिपोर्ट में नहीं हुआ है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी WMO यानी वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने भी एक स्टडी पेश की है, जिसमें सीधी चेतावनी दी गई है कि पानी सिर के ऊपर जा चुका है और अब चाहे जो कर लिया जाए कयामत को रोकना नामुमकिन है। और तो और रिपोर्ट में दावा किया गया कि 11,000 साल में पहली बार समंदर इतना गर्म हुआ है, जिसका खमियाजा पृथ्वी पर मौजूद एक इंसान को भुगतना होगा, एक इंसान को। और कुदरत की ये मार भारत पर भी पड़ेगी, क्योंकि भारत की तटीय रेखा 7,500 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो 9 राज्यों तक फैली हुई है।
भारत पर आंच आई तो सबसे पहले आर्थिक राजधानी मुंबई समंदर में समा सकती है। वहीं चीन, बांग्लादेश और नेदरलैंड्स जैसे देशों को भी खतरा है, क्योंकि इन देशों की बड़ी जनसंख्या तटीय इलाकों के पास रहती है। WMO का दावा है कि चीन का ग्लोबल फाइनेंशियल हब शंघाई शहर और बांग्लादेश की राजधानी ढाका भी समुद्र में डूब सकते हैं। ब्रिटेन का लंदन और अमेरिका के न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस जैसे शहर भी नहीं बचने वाले। दुनिया की 10% आबादी यानी लगभग 90 करोड़ लोग समंदर किनारे ही रहते हैं। अब अगर समंदर का पानी 11 फीट तक बढ़ जाएगा तो 90 करोड़ लोगों की जान पर बनाएगी। इसलिए WMO का कहना है कि करोड़ों लोगों को अपने लिए रहने का कोई दूसरा बंदोबस्त करना होगा। बढ़ते जल स्तर के खतरे पर आपने कई रिपोर्ट पढ़ी और देखी होंगी, लेकिन क्या आपको पता है कि अगर समुद्र का जल स्तर बढ़ता चला गया तो पूरी धरती समुद्र के पानी में डूब जाएगी। और जब ऐसा होगा तो ना आप बचेंगे और ना हम आपको किसी साइंस फिक्शन मूवी की काल्पनिक कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि वो सच बता रहे हैं जिससे डरना जरूरी है। अब सवाल यह है कि समुद्र का जल स्तर क्यों बढ़ रहा है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या होगा। आज हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन पहले हम आपको तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स के खतरे से सावधान करना चाहते हैं। आपने कई वीडियोस देखे होंगे जिसमें बड़े बड़े ग्लेशियर्स टूटकर गिर जाते हैं। यकीन मानिए, ये पिघलते हुए ग्लेशियर्स किसी भी प्राकृतिक आपदा से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि भूकंप किसी खास इलाके में आता है, बाढ़ बारिश किसी खास इलाके को प्रभावित करती है। आप ज्यादा गर्मी पड़ने पर सहन कर सकते हैं, ज्यादा सर्दी भी सहन की जा सकती है, लेकिन ग्लेशियर्स का पिघलना इन सब में सबसे ज्यादा बड़ी प्राकृतिक आपदा है। तेजी से ग्लेशियर पिघलने की सबसे बड़ी वजह धरती का बढ़ता तापमान। नासा के मुताबिक वर्ष 1880 से अब तक धरती का औसत तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, जो अगले 2 दशक में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। धरती का तापमान बढ़ने का सीधा मतलब यह है कि आने वाले समय में ग्लेशियर और तेजी से पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने से कई तरह के खतरे हैं। इससे हिमालय में झीलों के जल स्तर में बढ़ोतरी होगी, जिससे झीलों के फटने का खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसा अक्टूबर 2023 में हो भी चुका था। तब सिक्किम की लोनाक झील फटने से बड़ी तबाही हुई, जिसमें 180 लोगों की जान चली गई और करीब 5000 करोड़ का नुकसान हुआ था। अब हिमालय में 600 से ज्यादा झीलों का आकार दोगुना हो चुका है। ऐसा ग्लेशियर पिघलने की वजह से ही हुआ है, जो खतरे की घंटी है। इससे झीलों का आकार बढ़ने से झील फटने का खतरा है। झील फटने से नदियों में बाढ़ का खतरा पैदा होगा। झील का पानी रिसने पर भूस्खलन की स्थिति होगी। झीलों का पानी समुद्र में जाएगा, इससे समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। एशिया के देशों में मीठे पानी का स्रोत ग्लेशियर्स हैं। इनके पिघलने से पीने के पानी का संकट खड़ा होगा। काठमांडू स्थित इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि आने वाले कुछ वर्षों में पिघलते ग्लेशियर्स की वजह से एशिया के 12 से ज्यादा देशों के करीब 2 अरब लोगों के लिए पीने के पानी का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये ग्लेशियर्स एशिया की करीब 12 बड़ी नदियों के लिए जल का मुख्य स्रोत है। इनमें गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां शामिल हैं। अगर हम इसके प्रभाव देखें तो सबसे पहला एक प्रभाव होगा फ्लैश फ्लड्स का, कि आप जो फ्लैश फ्लड्स होंगी वो इतनी भयावह होंगी कि मार्ग में कुछ नहीं टिक पाएगा, किसी भी प्रकार का स्ट्रक्चर नहीं टिक पाएगा। और जैसा मैंने शब्द का प्रयोग किया कि हिमालय सुनामी में वो परिवर्तित हो जाएगा। दूसरा, जब ये हो जाएगा उसके बाद भयानक जल संकट भारत में आएगा। ऐसा नहीं कि अभी नहीं है, लेकिन हम लोग जो निर्भर करते हैं, ये जो पूरी सभ्यता जिस हिसाब से पनपी है वो हिमालय की नदियों की वजह से ही पनपी है। तो जब वो नदी ही कुछ टाइम में खत्म हो जाएगी तो पहले अति फ्लैश फ्लड्स होंगी और उसके बाद पानी का घोर संकट होगा। खबर है कि पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा का एक मिशन अपने अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, जिसका मकसद अंतरिक्ष में तैर रहे भारी भरकम उल्का पिंडों को पृथ्वी के लिए खतरा बनने से रोकना है। और इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पिछले साल नवंबर में छोड़ा गया नासा का स्पेसक्राफ्ट अपने टारगेट के करीब पहुंच चुका है। खबर है कि 26 सितंबर को यह स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी से करीब 1 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद डिमॉर्फस नाम के उल्का पिंड से टकराएगा और इस टक्कर के दौरान स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार करीब 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी। नासा को उम्मीद है कि यह जोरदार टक्कर उल्का पिंड का रास्ता बदल देगी
और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में किसी भी उल्का पिंड को पृथ्वी से टकराने से रोका जा सकेगा। बड़ा खुलासा, अगर हो गया ऐसा तो पानी में समा जाएंगे हजारों शहर। हिमालय की सहन शक्ति हुई कम, होगा चारों तरफ पानी ही पानी। ग्लोबल वार्मिंग से पिघल रहे हैं बर्फीले पहाड़। 178 गुना बढ़ गया झील का आकार। भारत की 3 नदियों पर सबसे ज्यादा है नजर। एक अनहोनी और समा जाएंगे गांव और शहर। क्या जल तबाही की ओर बढ़ रहा है भारत? दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले वक्त में हमारे भारत के नक्शे में हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य दिखेंगे ही नहीं, तो ये सभी राज्य एक दिन अचानक से गायब हो जाएंगे। तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करेंगे? दोस्तों, ये सभी राज्य हिमालय में घुसते जा रही हैं और इन प्लेट्स के टूटने का आलम यही रहा तो वो दिन दूर नहीं जब ये राज्य भारत का वर्तमान नहीं बल्कि इतिहास बनकर रह जाएंगे। अफसोस की बात तो ये है कि अब तक किसी का भी ध्यान इस तरफ नहीं गया और यही बात इन राज्यों के लिए एक बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि ये प्रोसेस अब शुरू हो चुका है। दोस्तों, भारत में लगातार भूकंपों की संख्या बढ़ रही है और इसके पीछे क्या वजह है, इसका खुलासा हाल ही में किया गया। वैज्ञानिकों को हिमालय में दिखी दरार, अंदर ही अंदर टूट रही जमीन। पिछले 2 सालों में 100 से ज्यादा बड़े, मध्यम और छोटे भूकंप आ चुके हैं। नेपाल, चाइना, भूटान, भारत, दिल्ली तक भारत के इस रीजन में बार बार भूकंप आ रहे थे। अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के साइंटिस्ट इस बात को स्टडी करने के लिए अमूमन बहुत सारे वैज्ञानिक वैसे जाते हैं हिमालय की तलहटी में, हिमालय के इलाके में, तिब्बत में खासकर पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि जमीन के नीचे आखिर चल क्या रहा है, अगला भूकंप जो आएगा वो कहां तक आ सकता है, किन किन इलाकों को प्रभावित कर सकता है, अगला भूकंप आएगा उसका एपी सेंटर कहां हो सकता है, किन किन इलाकों में रेड अलर्ट जारी कर देना चाहिए, किन किन इलाकों को सिस्मिकली एक्टिव जोन घोषित कर देना चाहिए। इसकी स्टडी के लिए अमेरिकन जियोफिजिकल यूनियन के साइंटिस्ट साउथ तिब्बत पहुंचे थे और तिब्बत के पठारों पर जब वो अपनी स्टडी कर रहे थे तो उन्हें कुछ ऐसा दिखा जो हैरान कर देने वाला था। वैज्ञानिकों ने ये घोषणा कर दी कि भारत की इंडियन प्लेट जो है वो टूट रही है। भारत अंदर ही अंदर 2 टुकड़ों में टूट रहा है। ये सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन ये असलियत है दोस्तों। एल्फ्रेड वैगनर ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 2 थ्योरीज दी हैं। पहला प्लेट टेक्टोनिक्स और दूसरी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से पूरी धरती जो है उसे अगर सरल भाषा में समझे तो धरती बाहर की तरफ ठंडी और अंदर की तरफ गर्म है। अब अंदर की तरफ गर्म है तो वो मॉल्टन है, पिघली हुई चट्टानें, पिघले हुए पदार्थ हैं, और जब धीरे धीरे बाहर आते जाओ तो जो लिक्विड फॉर्म में है वो धीरे 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 सॉलिड फॉर्म में आता चला जाता है। लेकिन जो सॉलिड फॉर्म की प्लेट्स हैं वो नीचे लिक्विड फॉर्म की वजह से समझ लीजिए कि तैर रही हैं। जमीन के टुकड़े अलग अलग हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट, अलग अलग प्लेट्स हैं जमीनों की, और ये तैर रही हैं। अब ये अलग अलग टुकड़े ये एक दूसरे से टकराते हैं। इनका इंटरेक्शन, 2 प्लेट्स के बीच का जो इंटरेक्शन है ये जो है ये प्लेट टेक्टोनिक्स कहलाता है। और ये जो प्लेट्स हैं इन्हीं के ऊपर अलग अलग महाद्वीप बसे हुए हैं, कॉन्टिनेंट्स, और कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है इसका निर्माण कैसे हुआ। हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण तब हुआ जब इंडियन प्लेट, वो प्लेट जिसके ऊपर में इंडियन सब कॉन्टिनेंट बसा हुआ है, ये जो इंडियन प्लेट थी ये यूरेशियन प्लेट, एशिया और यूरोप के उससे जुड़ करके बनी एक बड़ी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। तो जब इंडियन प्लेट आ करके यूरेशियन प्लेट से टकराई तो दोनों चादरें जो थी, जो प्लेट्स थी, टेक्टोनिक प्लेट्स, जब टकराई तो दोनों टकराने के बाद ऊपर की ओर चढ़ने लगी, क्योंकि दोनों का मूवमेंट एक दूसरे की तरफ था। इंडियन प्लेट पुश कर रही थी यूरेशियन प्लेट की तरफ, तो जमीन में एक उभार बड़ा होना शुरू हुआ और बढ़ते 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 आज
हिमालय पर्वत श्रृंखला के रूप में नजर आता है। नॉर्थ ईस्ट से लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर लद्दाख के इलाके तक आप देख सकते हैं, वहां पहाड़ों की पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, जिससे साफ पता चलता है कि इंडियन प्लेट जो है वो टकराई है यूरेशियन प्लेट से, और टकराने की वजह से, दोनों प्लेट से टकराने की वजह से, क्योंकि मूवमेंट फिर भी जारी थी, इसीलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला उभार के रूप में ऊपर उभरी। अब वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है, क्या अभी भी इंडियन प्लेट गतिमान है, मूव कर रही है यूरेशियन प्लेट की तरफ। तो पता चला कि हिमालय जो है वो एक पर्टिकुलर अमाउंट में उसकी ऊंचाई जो है वो अभी भी बढ़ रही है। कुछ इंच, कुछ मिलीमीटर हर साल हिमालय की हाइट जो है, हाईएस्ट पीक की जो हाइट है, वो बढ़ रही समुद्र तल से। इससे साफ पता चलता है कि अभी भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ सरकने की कोशिश कर रही है, जिससे हिमालय की जो हाइट वो बढ़ती जा रही है। लेकिन ठीक तभी वॉल्केनिक एक्टिविटी और भूकंपीय गतिविधि को पढ़ने गए, सिस्मिक एक्टिविटी को पढ़ने गए वैज्ञानिकों को कुछ ऐसा नजर आया कि वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि इंडियन प्लेट जो है वो बीच से टूट चुकी है। जो मोटाई है इंडियन प्लेट की, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की, वो बीच से दरार पड़ चुकी है। उसमें एक हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा है और एक हिस्सा नीचे की तरफ जा रहा है। सबडक्शन इसे कहा जाता है। जब दो सतहें, दो प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो कोई एक प्लेट नीचे चली जाती है, दूसरी प्लेट ऊपर रहती है। जो प्लेट नीचे जा रही है वो सबडक्शन के द्वारा नीचे जा रही है। तो भारतीय प्लेट जो है, इंडियन प्लेट नीचे जा रही है यूरेशियन प्लेट की। ये मूवमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ हो रहा है। जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत से नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है पुश कर रही है इंडियन प्लेट। तो अब ये उस तरफ पुश कर रही है, तो जो प्लेट है वो नीचे जा रही है। नीचे जा रही यूरेशियन प्लेट के ये देखने को मिल रहा है, जो नीचे की तरफ जा रही है उसमें दरार ही पड़ती जा रही है, वो क्रम्बल कर रही है, टूट रही है। एक ऐसी चीज जो पहले वैज्ञानिकों ने नहीं देखी थी। प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी एल्फ्रेड जो वैगनर थे जिन्होंने दी थी, तब से अभी तक इस प्रकार का मूवमेंट उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। क्योंकि देखिए, इंडियन प्लेट पूरे अरुणाचल प्रदेश से लेकर के आगे चले जाइए उधर लद्दाख तक, और जहां तक भी आप देख सकते हैं, तो अलग अलग जगहों पे इंडियन प्लेट की जो मोटाई है, थिकनेस है, वो अलग अलग है। कहीं 100 किलोमीटर की थिकनेस है, कहीं 200 किलोमीटर की थिकनेस है। तो जो वीक इलाके हैं वहां जो है वो चूरा होकर के नीचे की तरफ जा रही है और टूट रही है। तो ये अनुमान निकाला है वैज्ञानिकों ने कि इंच दर इंच, सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर हर साल ये प्लेट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, यूरेशियन प्लेट की इंडियन प्लेट, और टूट रही है, क्रम्बल कर रही है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि सन 2100 के आते-आते दुनिया का तापमान आज के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगा। भीषण गर्मी से लोगों का जीवन मुश्किल हो जाएगा। बढ़ती गर्मी की वजह से ध्रुवों पर, यानी कि पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जमे हुए ग्लेशियर पिघलने लगेंगे और ये बर्फ पिघलकर समुद्रों में जा मिलेगी, जिससे समुद्रों का जल स्तर बढ़ता चला जाएगा और समुद्र के किनारे बसे शहरों पर खतरा मंडराने लगेगा। आईपीसीसी की इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नासा ने एक ऐसा टूल विकसित किया है जो कि दुनिया के देशों का भविष्य बता सकता है। मतलब ये बता सकता है कि कौन सा शहर कब पानी में डूब जाएगा या कब कौन सा देश पूरी तरह बर्फ बन जाएगा। और इस टूल में भारत के बारे में जो भविष्यवाणी की गई है वो काफी डराने वाली है। इस टूल की कैलकुलेशन के हिसाब से आने वाले सन 2100 तक भारत में 12 शहर पानी में समा जाएंगे। ओखा, मोरमुगांव, कांडला, भावनगर, विशाखापट्टनम, मुंबई, मैंगलोर, चेन्नई, तूतीकोरन, कोच्चि, पारादीप, इसके अलावा पश्चिम बंगाल का किडरोपोर, ये सभी शहर 3 फीट गहरे पानी में समा जाएंगे। जरा सोचिए कि सुबह आप गहरी नींद से उठते हैं और कमरे की खिड़की के बाहर झांक कर देखते हैं तो आपको जमीन में बड़ी बड़ी दरारें देखने को मिली और आपका राज्य, शहर या देश अपनी जगह से टूटकर समुद्र में एक अनजान सफर पर निकल चुका है। यकीनन ये एक डरा देने वाली कल्पना है, लेकिन आने वाले कुछ हजार सालों में ये कल्पना सच्ची घटना का रूप ले सकती है। वैज्ञानिक शोध से पता चलता है कि भविष्य में भारत एशिया से टूटकर अलग हो जाएगा और दुनिया से दूर सालों साल तक समुद्र में अनजान मुसाफिर की तरह घूमता रहेगा। सवाल खड़ा होता है कि आखिर भारत दुनिया से अलग क्यों हो रहा है और अगर ऐसा हुआ तो इससे हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा। दुनिया से अलग क्यों हो रहा है भारत? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। गुनगुनाने वाले भारतीय इस बात को सुनकर थोड़े से हैरान परेशान जरूर हुए होंगे कि हमारा देश एशिया से टूटकर अलग होने वाला है, लेकिन बदलाव ही प्रकृति का नियम है जो निरंतर चलता रहता है और इस बदलाव को रोक पाना हम मनुष्यों के बस की बात नहीं है।
सुन लो दुनिया वालों, सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा, देर न कर तू जल्दी आजा, देर न कर तू जल्दी आजा, आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा। उनकी आवाज सुन के आजा, मुक्ति का संदेश सुन के आजा, उनकी आवाज सुन के आजा, मुक्ति का संदेश सुन के आजा। मिट गया था दुनिया से जो जल प्रलय में नाश हुआ वो, ये भी दुनिया आखिरी है, आग में जलकर मिट जाएगी, उनकी आवाज सुन के आजा, आजा आजा अब तो आजा, आजा आजा अब तो आजा। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। क्रोध में अब शैतान है आया, जीवन मुकुट तेरा छीनने को, क्रोध में अब शैतान है आया, जीवन मुकुट तेरा छीनने को, आदि श्री है तुझको बुलाता, जन्म मरण से मुक्ति दिलाता। छोड़ के सारी दुनिया के बंधन, आदि श्री की शरण में आजा,
आजा 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 अब तो आजा 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 अब तो आजा। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। सुन लो दुनिया वालों, तुझको बचाने ईश्वर पुत्र आया है, तुझको बचाने आदि श्री आया है। आजा आजा अब तो आजा 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 अब तो आजा 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 अब तो आजा आजा।